नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। साजिश में आज बात होगी गाजा की। गाजा में 11,000 लोगों की मौत के बाद अरब देशों ने साफ तौर पर कह दिया कि अब बहुत हुआ। सऊदी अरब में इस्लामिक देशों की मीटिंग के बाद सबसे बड़ा फैसला लेबनान के हिजबुल्लाह ने ले लिया है। हिजबुल्लाह ने अब उस खूनी पंजे से वार करने का फैसला किया है जिसके जरिए उसने 2006 में हुए युद्ध के दौरान इजराइल की सेना को धूल चटा दी थी। हिजबुल्लाह ने अब ऐसे वेपन सिस्टम इजराइल बॉर्डर से फायर करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से इजराइल के कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के धमाकों को देखकर इजराइल अब बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी करने पर मजबूर हो गया है। हिजबुल्लाह की नई वार्निंग को इजरायल को बहुत गंभीरता से लेना होगा। हिजबुल्लाह ने अपना पंजा दिखा दिया है। हिजबुल्लाह आगे क्या करने जा रहा है, इस वीडियो में उसके अगले एक्शन का साफ साफ इशारा किया गया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसे ही हिजबुल्लाह का खूनी पंजा कहा जा रहा है। इस वीडियो में लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। यह हिजबुल्लाह की ऐसी फोर्स है जिसे अभी तक हसन नसरुल्लाह ने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब इसका अंडरग्राउंड वाला दरवाजा खुलने जा रहा है। और अगर ये पूरी तरह से खुल गया तो समझ लीजिए कि इजरायल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इसे हिजबुल्लाह का पंजा कह सकते हैं। इसके टारगेट पर इजरायल है, इसके टारगेट पर अमेरिका है और हर वो ताकत है जो इस वक्त गाजा पर बमबारी में इजरायल का साथ दे रही है। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह ने अपने भाषण में ऐसी बात कही है जिससे साफ है कि फिलिस्तीन और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध लंबा चलेगा। इसमें 10 गुना और मौतें होंगी। इसमें टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। इस वक्त हसन नसरुल्लाह के एक एक शब्द को डिकोड करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार हिजबुल्लाह ने ऐसा धमकाया है जिसके टारगेट पर सीधे बेंयामिन नेतन्याहू है। في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو، من جالنت، من جانيتس، من آخرين باتجاه لبنان، وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا. طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف، في هذا الأداء. हसन नसरुल्लाह के भाषण के बीच हिजबुल्लाह का नया वीडियो देखकर इजरायल की सेना बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि हिजबुल्लाह का पंजा अब अमेरिका और इजरायल का खेल बिगाड़ सकता है। इस पंजे में हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स है, इसमें हिजबुल्लाह का एंटी टैंक दस्ता भी है, हिजबुल्लाह के पंजे में स्नाइपर वाली गोलियां भी हैं, इसमें हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स भी है और अब तक इसमें हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक और सटीक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो गई है। ये इशारा हिजबुल्लाह की तरफ से बार बार दिया जा रहा है कि गाजा में बहुत हुआ, अब इजरायल को सबसे बड़ी सजा देने की बारी आ गई है। हमास के बाद हिजबुल्लाह इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और हसन नसरुल्लाह के इस बात ने ये बात 100% साफ कर दी है।
المطروح من المقاومة العراقية كما من اليمن كما من لبنان. إذا أردتم أيها الأمريكيون أن تتوقف هذه العمليات في جبهات المساندة، ألا تذهب المنطقة إلى حرب إقليمية، عليكم أن توقفوا العدوان والحرب على غزة. هذه هي المعادلة. ولن يستطيع أحد أن يضغط على حركات المقاومة أن تقف وأن تسكت وأن تصمت وأن تتخلى عن مسؤولياتها على الإطلاق. अब देखिए हिजबुल्लाह की हसन नसरुल्लाह की कौन सी ताकत। हिजबुल्लाह कैसे अटैक कर रहा है इस वीडियो में साफ दिखाया गया है। दक्षिणी लेबनान में पहला धमाका और फिर कुछ सेकंड बाद हुआ दूसरा धमाका। यह लेबनान का गांव कफार किला है और यहां इजरायल ने जमकर बम बरसाए। यह इजरायल और लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के बीच डायरेक्ट युद्ध है जिसके शोले अब पूरी दुनिया को जला सकते हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह लड़ाई में हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, रॉकेट दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं, तोपखाने दोनों तरफ खुले हुए हैं। लेकिन जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का बम गिरता है तो धमाका बड़ा होता है। हिजबुल्लाह और इजरायल की टक्कर इस वक्त तीसरी स्टेज पर पहुंच गई है। हिजबुल्लाह ने अपना पंजा निकालने का फैसला कर लिया है। इसका मकसद है आर पार का युद्ध। यह अमेरिका के लिए बहुत फिक्र की बात है क्योंकि इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इजरायल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। ارتقاء في عمل المقاومة في جبهتنا اللبنانية، ارتقاء كمي على مستوى عدد العمليات وحجم الاستهدافات عددها، وأيضا ارتقاء على مستوى نوع السلاح. نحن المرة الأولى في تاريخ المقاومة في لبنان نستخدم المسيرات الهجومية الانقضاضية. فعلوها الإخوة، قاموا بها قبل أيام وقاموا بها بالأمس أيضا. وأيضا على مستوى نوع الصواريخ التي دخلت قبل أيام في المعركة. अब तक गाजा से अलग इजरायल लेबनान बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा था वो धीमा होने की बजाय तेज हो गया है। इस लड़ाई में हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा लड़ाके इजरायल के अटैक में मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायल के 9 सैनिक हिजबुल्लाह के हमले में जान गंवा चुके हैं। अब हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह का नया भाषण इस युद्ध को किस लेवल पर ले जाएगा, इससे लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर व्हाइट हाउस में बेचैनी बहुत ज्यादा है। इजरायल जवाबी हमले में अब तक हिजबुल्लाह के कई टारगेट को निशाना बना चुका है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह युद्ध लड़ने का फैसला लेता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। الذي يستطيع أن يمنع أن يوقف هذا العدوان هو من يدير هذا العدوان، وهو أمريكا هي التي تستطيع أن توقف هذا العدوان। हसन नसरुल्लाह का पूरा फोकस इस वक्त गाजा पर है। हिजबुल्लाह ने अब तक जो भी हथियार दिखाए हैं उसका उसने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पर इजरायल ने जितने भी सर्वेलांस उपकरण लगाए हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इन टावर्स को इजरायल ने अरबों रुपए खर्च करके लगाया था। पिछले 15 सालों में उसने लेबनान बॉर्डर पर निगरानी का जितना भी इंतजाम किया उसे हिजबुल्लाह ने एक झटके में खत्म कर दिया। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं और इन रॉकेट्स के निशाने पर उसके हाइफा और तेल अवीव जैसे शहर हैं। ये रॉकेट इजरायल पर गिरे तो इजरायल के 2 बड़े शहरों का काम तमाम हो जाएगा। التي نسميها البركان والتي تستهدف بها المواقع. البركان صاروخ زنة المتفجرات الموجودة فيه ما بين 300 كيلو إلى 500 كيلو، يعني نصف طن. لكم أن تتصوروا نصف طن من المتفجرات يقع على رؤوس المواقع الإسرائيلية في المنطقة الأمامية وفي الحدود. लेबनान बॉर्डर पर चल रही लड़ाई से अलग अगर गाजा पट्टी को देखा जाए तो इस वक्त इजरायल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है। 11,000 लोग मारे जा चुके हैं।
इनमें 5,000 तो सिर्फ बच्चे हैं। ऐसे में नेतन्याहू की ये धमकी क्या हिजबुल्लाह को डरा पाएगी? क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध करना हिजबुल्लाह की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। देखा जाए तो हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1,200 लोगों की मौत हुई थी। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। हिजबुल्लाह 2006 में हुए युद्ध को अपनी जीत बता रहा है, लेकिन उसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसीलिए अगर इस बार भी हिजबुल्लाह को नुकसान उठाना पड़ा तो समझ लीजिए ईरान को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसने पूरी दुनिया को जैसे सबसे मिला दिया है। हजारों बच्चों की मौत को लेकर इजराइल इस वक्त कटघरे में है। हमास के चंद लोगों को मारने के लिए उसकी बमबारी में अब तक 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमास और हिजबुल्लाह के डबल खतरे को लेकर इजराइल में बहुत घबराहट है। इन दोनों ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसमें इजराइल बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नेतन्याहू के सलाहकार इसे इजराइल के लिए मौत का फंदा बता रहे हैं। हालांकि इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास अब 2 विकल्प बचे हैं, या तो वो सीज फायर कर दे या फिर इस युद्ध को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तैयार रहे। लेकिन इजराइल सीज फायर करना नहीं चाहता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबा युद्ध लड़ने के लिए उसके पास अब हथियारों की कमी भी होने लगी है और हमास अब इसी बात का फायदा भी उठाने लगा है। वीडियो के एक एक फ्रेम को बहुत गौर से देखिए। हमास अपने से कई गुना शक्तिशाली इजराइल की सेना से कैसे लड़ रहा है, ये वीडियो इसका उदाहरण है। हमास के लड़ाके बेहद सस्ते रॉकेट, जिनकी कीमत खुद $100 भी नहीं होगी, जमीन से दाग रही है। इतना सस्ता और जुगाड़ का रॉकेट हमास ने तैयार किया है कि इजराइल भौचक्का है। इन सस्ते से रॉकेट के लिए इजराइल को अपने लाखों डॉलर की मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि गाजा की ओर से आया एक तिनका भी इजरायली डिफेंस के टारगेट पर है और वो इजराइल की सीमा में दाखिल हो उससे पहले नष्टो नाबूद किया जाना जरूरी है। हथियार शास्त्र समझिए और युद्ध में इजराइल के नुकसान को समझिए। हमास का सस्ता रॉकेट, इजराइल की महंगी मिसाइल, कीमत $100 से $500, कीमत लाखों डॉलर। इजरायली खुफिया एजेंसी और इजरायली एयरफोर्स की सारी ताकत इन जैसे बेहद कमजोर और हल्के रॉकेट को रोकने में लग रही है। हमास के अल-कुद्स ब्रिगेड ने ऐसा ब्रेन लगाया है कि इजराइल की परेशानी बढ़ गई है। यहां आपको हमास के अल-कुद्स ब्रिगेड के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई में अल-कुद्स ब्रिगेड फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। अल-कुद्स ब्रिगेड गाजा में हमास के बाद नंबर 2 संगठन है। 1981 से यह संगठन फिलिस्तीन में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ हिंसक जंग लड़ रहा है। अल-कुद्स के टॉप लीडर का नाम है जियाद अल-नाखल्ला। ये खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहते हैं, लेकिन वहीं से अपने लड़ाकों को ऑर्डर देते रहते हैं।
हमास कैसे इजरायल की वॉर स्ट्रेटेजी का तोड़ निकाल रहा है, इसकी कुछ और डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि युद्ध में जीत की गारंटी आर्थिक नुकसान की तुलना में हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इजरायल के साथ ऐसा नहीं हो रहा। युद्ध में इजरायल को इतने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अमेरिका से अब इनकी सप्लाई शुरू हो गई है। ठीक यही किस्सा यूक्रेन में भी हुआ था। दरअसल यूक्रेन की सस्ती मिसाइलों के खिलाफ रूस को अपने करोड़ों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। हमास के सस्ते रॉकेट के खिलाफ इजरायल अपने महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी गाजा को जलाने की कीमत इजरायल को भुगतनी पड़ रही है। इजरायल ने इससे बचने के लिए आसमान में अपने सबसे खतरनाक परिंदे में से एक को पिंजरे से बाहर निकाला है। इस परिंदे वाले हथियार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इजरायल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके सुरंगों में छिप जाते हैं, जिसकी वजह से इजरायल की सेना को उन्हें ठिकाने लगाने में परेशानी होती है। हमास ने गाजा में करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी हैं। ये सुरंगें घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती हैं और हमास के इन सुरंगों का था लगा पाना इजरायल की सेना के साथ वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए भी चुनौती बन गया है। इजरायल की मीडिया के मुताबिक इसीलिए इजरायल ने अपने सबसे ताकतवर जासूसी ड्रोन एल्बिट हर्मेस 450 को गाजा में उतार दिया है, ताकि जमीन के नीचे बसी हमास की दुनिया का नक्शा निकाला जा सके और वहां छिपे हमास के एक एक लड़ाके को मौत के घाट उतारा जा सके। इजरायली मीडिया का दावा है कि ये जासूसी ड्रोन निगरानी के लिए बेहद कारगर है। इसे इतना ताकतवर माना जाता है कि ये पाताल में छिपे दुश्मन का भी पता लगा सकता है। इजरायल की मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक बताई गई। एल्बिट हर्मेस 450 ड्रोन करीब 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सबसे खास है इसका रेडार सिस्टम, जो जमीन के नीचे होने वाली हलचल का भी पता लगा सकता है, वो भी 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। इजरायल के पास दुनिया की सबसे लेटेस्ट तकनीक वाले ड्रोन मौजूद हैं। इजरायल के पास हमास के खिलाफ लड़ने के लिए अभी बहुत से हथियार भी हैं, जिनका इस्तेमाल इजरायल युद्ध जारी रहा तो जरूर कर सकता है। दूसरी ओर ड्रोन के स्तर पर हमास भी कमजोर नहीं है। कामिकाज़े ड्रोन टेक्नोलॉजी को ईरान के जरिए हमास के आतंकवादियों तक पहुंचाया गया है। इसके जरिए इजरायल की फौज के हर एक मूवमेंट को हमास के लड़ाके पहले ही जान लेते हैं। काले रंग का कामिकाज़ी ड्रोन आत्मघाती हमलावर है। इसी ड्रोन के जरिए अभी तक आईडीएफ के खिलाफ हमास ऑपरेशन को अंजाम देते आया है। ये यूक्रेन में इस्तेमाल किए जा रहे ईरान के शाहिद ड्रोन का सस्ता वर्जन है। हमास की सुरंगों में अभी काफी हथियार बचे हुए हैं, जिससे जमींदोज किए बिना हमास का संपूर्ण विनाश संभव नहीं है। लेकिन इजरायल के साथ परेशानी यह है कि हमास ही अकेला दुश्मन नहीं है। लेबनान के हिजबुल्लाह भी हैं, यमन के हूथी विद्रोही भी हैं, जिनकी ओर से हमास के समर्थन में इजरायल पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं जैसे कभी भी किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध भड़क उठे। यमन के हूथी विद्रोहियों ने फिर इजरायल को निशाना बनाने की कोशिश की है। इस वक्त लेबनान के हिजबुल्लाह से भी ज्यादा हमले इजरायल पर हूथी कर रहे हैं। इन हूथी विद्रोहियों का आका है ईरान। हूथी विद्रोहियों की मिसाइल लाल सागर से होती हुई दक्षिणी इजरायल के एलट शहर में गिरने वाली थी, लेकिन इजरायल ने लाल सागर से आती हुई उन बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया, क्योंकि दक्षिणी इजरायल के एलट शहर में उसका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है, जिसने हूथी विद्रोहियों की मिसाइलों को पहचान कर मार गिराया। הלחימה נמשכת, אין הפסקת אש, אנחנו חוזרים על זה, אין הפסקת אש, אנחנו ממשיכים להילחם. हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर उतारा है, तो वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ भूमध्य सागर में जेराल्ड फोर्ड पहरा दे रहा है। इजराइल के पास खुद दुनिया का टॉप एयरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है। इजराइल इस वक्त गाजा में अपनी पूरी ताकत से जुटा हुआ है हमास के अंतिम लड़ाके की मौत तक। यमन से आती मिसाइल को इजरायल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इजरायल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सटीक हमले करने में माहिर है और मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है। इजरायल ने जब एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया था तो ये 100% सफल रहा था। हमास किसी भी स्तर पर इजरायल के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का अंत क्या है?
क्या किसी साजिश के तहत पश्चिमी एशिया को जलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इस वक्त जो साफ दिख रहा है वो ये कि गाजा की आग में आम फिलिस्तीनी मर रहे हैं, लेकिन उस आग में कई दूसरे देश हाथ सेक रहे हैं। दरअसल रूस, ईरान और चीन ये तीनों नहीं चाहते कि माहौल शांत हो, क्योंकि इन तीनों देशों को पता है कि पश्चिम एशिया उनके दुश्मन अमेरिका की कमजोर कड़ी है और इजराइल की वजह से अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है, क्योंकि गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये तीनों देश इसका फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को अमेरिका के खिलाफ इन लोगों ने खड़ा करना शुरू कर दिया। पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों की संख्या अच्छी खासी है। अगर रूस, ईरान और चीन को ईरान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे देशों का साथ मिल गया तो फिर पूरी बाजी ही पलट सकती है। इन सारे देशों के बीच इजराइल अमेरिका के खिलाफ एक होने की ताकत उस लेवल पर कभी नहीं रही जैसा कि दावा किया जाता रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच भी सुलगते मुद्दे हैं। 22 देशों का अरब संगठन शब्दों का खेल खेल रहा है। फिलिस्तीन में मानवीय मदद के नाम पर कुछ ट्रकों को भेजे जाने के अलावा इन देशों ने कोई कदम नहीं उठाया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने शब्दों से ही परमाणु युद्ध छेड़ते रहे हैं। जमीन पर उनका एक भी शब्द सही नहीं उतरा है। युद्ध में कमजोर का मारा जाना तय है और हमास इजराइल से बहुत 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 कमजोर है। लिहाजा गाजा जल रहा है। धू कब तक जलेगा कोई नहीं जानता। तो हमास के 25,000 रॉकेट तैयार हैं। हमास के किलर गाजा में चप्पे चप्पे पर फैल गए हैं और अब हिजबुल्लाह को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। दरअसल उत्तर कोरिया और हिजबुल्लाह के बीच पक्की दोस्ती देखकर नेतन्याहू के साथ साथ बाइडेन को भी अब इस बात का डर लग रहा है कि इस युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो सकती है। हालांकि हिजबुल्लाह को लेकर इस वक्त अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम लगातार लेबनान पर नजर बनाए हुए है और अब उसे जमीन पर ऐसी हरकत नजर आई है जिसे लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह से बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। हिजबुल्लाह का सबसे नया वीडियो। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर एक पोस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है। तभी होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है। उसमें क्या था ये कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन बाद में इजराइल की पोस्ट पर अचानक हरकत बढ़ जाती है। कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। हिजबुल्लाह के इस पिन पॉइंट अटैक ने इजराइल में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। क्या हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर चढ़ाई करने वाला है? क्या हिजबुल्लाह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे ही इजराइल की फौज फंसेगी वो उत्तरी बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर देगा? हिजबुल्लाह के हमले का सही वक्त क्या हो सकता है? इसे लेकर नेतन्याहू से लेकर बाइडेन दोनों पसोपेश में हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, हूथी और हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो इनको एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा और तब अमेरिका की मदद के बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजराइल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाए। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इजराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास 4 गुना ताकत है। القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال
واقعي ويمكن أن يحصل وعلى العدو أن يحسب له كل حساب. इस बीच बड़ी रिपोर्ट ये है कि इराक के मिलिशिया हश्द अल शाबी ने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ड्रोन के बाद मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम है अल अक्सा 1। अल अक्सा 1 ईरान की फतेह 110 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है, या कहें कि ईरान ने यह मिसाइल इराकी हिजबुल्लाह हश्द अल शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदलकर अल अक्सा 1 कर दिया। ये ऐसी मिसाइल है जो हिजबुल्लाह के पास पहले से है। ये एक टैक्टिकल मिसाइल है जो छोटा परमाणु बम भी दाग सकती है। The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. इसीलिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के पास टैक्टिकल हमले के लिए परमाणु बम भी हो सकता है, ऐसा परमाणु बम जिससे कम दायरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके। क्या हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने ये परमाणु सीक्रेट अभी तक छुपा कर रखा हुआ है? 2006 में अमेरिकी कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के उत्तर कोरिया से गहरे संबंध हैं। उत्तर कोरिया हिजबुल्लाह को हथियार भी देता रहा है। इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी हैं। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन को हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है। उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अब दक्षिण कोरिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो रॉकेट हमास और हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर मेड इन उत्तर कोरिया वाली छाप लगी हुई है। इनका लॉन्चिंग सिस्टम 2014 में ही उत्तर कोरिया से सप्लाई किया गया था। ऐसे रॉकेट हमास को भी मिले, हिजबुल्लाह को भी दिए गए। इसमें 122 मिलीमीटर का कात्यूशा रॉकेट भी है, जिससे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले तेज किए हैं। सवाल है, हिजबुल्लाह और किम जोंग उन का याराना डेंजर मार्क के ऊपर जा चुका है और क्या इसमें कोई परमाणु सीक्रेट भी छुपा हुआ है? फिलहाल इजराइल पर एंटी टैंक हमलों ने हिजबुल्लाह के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है। इजराइल हिजबुल्लाह के हथियारों को लेकर डरा हुआ है क्योंकि उसने अब तक जो एक्शन दिखाया है उसमें इजराइल की कई बड़ी पोस्ट के चीथड़े उड़ चुके हैं। हिजबुल्लाह ने 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। यह अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉन्कोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये दोसान नाम से तैयार की जाती है। इजरायल ने सीरिया से खतरे को देखते हुए गोलान पहाड़ियों में भी टैंक पहुंचा दिया है। यह हिस्सा पहले सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 1967 के युद्ध में सीरिया से इजरायल ने इस हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। लेबनान, सीरिया और इजराइल के ट्राई जंक्शन वाले इलाके में हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। इजराइल पर वार करने के लिए उसको जो मिसाइल मिली है वो उसे ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है, लेकिन अब एक बड़ी मिसाइल का नाम सामने आ रहा है, वो है फतेह 110। इस मिसाइल से नेतन्याहू को डर लग रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात इजराइल को परेशान कर रही है। फतेह 110 की 2 और खास बातें हैं जिसकी वजह से इसे रोकने में इजराइल को बहुत मुश्किल आ सकती है। ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है, ये कम वक्त में लॉन्च के लिए तैयार की जा सकती है और ये रोड मोबाइल है।
यानी इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और फिर अपना ठिकाना बदलना बहुत आसान है। ما يجري على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا. قد يبدو للبعض الذي يتوقع أو يطالب أن يدخل حزب الله سريعا في حرب شاملة وكاملة مع العدو قد يبدو ما يجري على الحدود متواضع. इजराइल के लिए इससे भी बड़ा खौफ क्या है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। बाइडेन से लेकर नेतन्याहू को भी पता है कि फतह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका भी इस मिसाइल को रोकने में पूरी तरह फेल रहा है। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसीलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। तब ईरान ने फतह मिसाइल का ही एक पुराना वर्जन इस्तेमाल किया था और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइलें दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इजराइल से लेकर गाजा तक, गाजा से निकली आग लेबनान तक पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है और अब उत्तर कोरिया से मिले हथियार बड़ा खतरा बनते दिखाई दे रहे हैं। If they go strong, if they're not defeated, they will derail this process. They will imperil the entire Middle East. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next, and no one will be safe. This is not a local battle. This is a global battle. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. There is no substitute for victory. हिजबुल्लाह का खतरा बहुत बड़ा है, ये इजराइल भी जानता है और अमेरिका भी। अगर हिजबुल्लाह ने गियर बदला तो इजराइल के लिए उसे रोकना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इराक का भी दौरा कर चुके हैं। जब ब्लिंकन इराक पहुंचे तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इराक में ऐसा खतरा बताता है कि अमेरिका इस वक्त वहां की मिलिशिया हश्द अल शाबी से भी घबराया हुआ है, क्योंकि ईरान समर्थित इस गुट ने अब इराक और सीरिया दोनों जगह अमेरिका के अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो इजराइल की सेना ने हमास के हथियारों का जखीरा बरामद किया है। आरपीजी, हैंड ग्रेनेड से लेकर एंटी क्राफ्ट लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल, कई खतरनाक हथियार मिले हैं। अब इजराइल दरअसल ये मानने लगा है कि हमास का ईरानी गोदाम एक्टिव हो चुका है। ईरानी गोदाम क्या है? ईरानी गोदाम यानी कि हथियारों की सप्लाई का वो एटीएम जो हमास के लिए 24 घंटे काम करता है। लेकिन इसी गोदाम को लेकर अब सब कहने लगे हैं कि अगर ईरान ने एक भी इशारा कर दिया तो ये युद्ध पश्चिमी एशिया से निकलकर यूरोप तक फैल सकता है। इजराइल पर हमास के अटैक के पीछे ईरान था, इसके सबूत मिल गए हैं। ईरान ने हमास को पहुंचाया था मार काट का सामान, इसके प्रमाण मिल गए हैं। इजराइल में मौत बांटने के लिए हमास को ईरान ने हथियार मुहैया कराया था, इसका प्रूफ सामने आ गया है। इजराइल में नरसंहार के लिए ईरान ने कौन कौन से हथियारों की सप्लाई की थी, इसका कच्चा चिट्ठा इजराइल को मिल गया है। हमास ने हमले में थर्मोबैरिक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिस पर मेड इन ईरान की मोहर लगी है।
हमले में हमास के लड़ाकों ने जिस AK-47 की गोलियां बरसाई थी वो हमास को ईरान से मिली थी। मोटार रॉकेट से हमास ने इजराइल में आग लगाई थी, वो सभी मोटार रॉकेट ईरान में बने थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल के लिए जुटाए गए हथियार, हथगोले, विस्फोटक, टाइमर और आत्मघाती ड्रोन पर भी मेड इन ईरान की मुहर लगी थी। इजराइल की सेना ने हमले की जगह और आसपास से उन हथियारों का हिस्सा बरामद किया है जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले में हुआ था। इजराइल की सेना का दावा है कि ये हथियार हमास ने तैयार नहीं किए हैं। इनमें से अधिकतर हथियार ईरान से मिले हैं और कुछ उत्तर कोरिया से मिले हैं। ये वीडियो उन्हीं हथियारों के हैं। इन हथियारों को इजराइल की सेना ने गाजा में सीज किया है। इन हथियारों में RPG है, इनमें हैंड ग्रेनेड है, इनमें एंटी क्राफ्ट लॉन्चर है, इसमें एंटी टैंक मिसाइल है, साथ ही इस जखीरे में एंटी टैंक माइंस भी बरामद हुई हैं। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के लिए किया गया। जहां इन हथियारों को इजराइल की सेना ने रखा है, वहां न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची तो क्या देखा, इसे देख लीजिए। हमास के सिर्फ 2 से 3% हथियार यहाँ है जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर को कत्लेआम मैसेकर के लिए किया गया था। इन हथियारों से हमारे साथ IDF के बड़े अधिकारी जी भी हैं, वो आपको बताएंगे एक एक करके कि क्या कुछ है। मिस्टर जी, टेल मी व्हाट इज दिस? एंटी-क्राफ्ट? This is an anti-craft missile called SA-7 Strela. ये एंटी क्राफ्ट मिसाइल है। अगर एंटी क्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट को गिराना है तो इसका इस्तेमाल होता है। यहां इजराइल की सेना ने हमास को मिले थर्मोबैरिक ग्रेनेड भी दिखाए। इजराइल का दावा है कि हमास ने थर्मोबैरिक ग्रेनेड को घरों में फेंका था, जिससे कुछ ही सेकंड में घरों को जला दिया गया। इजरायली सैनिकों ने ईरान में बनी मोटार रॉकेट भी बरामद की हैं। Here is a different type of explosives, of charges. For example, this one here is a thermobaric grenade that was used to burn rooms inside the houses. They used a timed detonator that is screwed here. Just pull out the safety, throw this into a room, close the door, shut, and it takes the temperature inside the room to 3,000 degrees during the explosion. It burns, incinerates everything inside the room. Nothing comes out. We've seen many of those being used, and we collected many of those that weren't used in the field. इजराइल की सेना का दावा है कि गाजा से जो हथियार मिले हैं उससे साफ होता है कि ईरान हमले की प्लानिंग में शामिल था। इजराइल की सेना के मुताबिक ईरान ने हमास को घातक हथियारों की सप्लाई की। हथियार मिलने के बाद इजराइल पर हमले की साजिश रची गई और 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 1400 लोग मारे गए। You should notice the sheer amount of launchers. Though this type of equipment is being used in the field to hurt tanks and personnel carriers, but those were used during the attack on houses, on the kindergarten that we've seen in schools. We see here the different types of rockets that were used. गाजा की इस बदहाली के लिए वैसे तो कई वजहें जिम्मेदार हैं, लेकिन एक बड़ी और असल वजह ऐसी है जिसने गाजा के इस भयानक सच की बुनियाद रख दी, और वो वजह है 7 अक्टूबर का वो आखिरी संदेश। हमास के आतंकियों ने इसी दिन इजराइल में घुसकर हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जो मिला उसे मार दिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, कोई भी उनकी दरिंदगी से नहीं बच सका। आतंकियों के सामने पड़े जिन कुछ लोगों की जान बच भी गई वो बंधक बना लिए गए, और उसके बाद जो हुआ उसका खामियाजा गाजा के लोग हर दिन, हर घंटे, हर मिनट भुगत रहे हैं। हमास के एक कमांडर ने बड़ा पर्दाफाश किया है और कहा है कि यह सब कुछ शायद नहीं होता अगर वो आखिरी आदेश ना आता, जिसे हमास के 2 आकाओं ने अपने आतंकियों को आखिरी वक्त में दिया। वो आदेश जिसने पूरे प्लान को ही पलट दिया।
यरूशलम पोस्ट के मुताबिक हमास के कमांडर अबू मोहम्मद ने माना कि हमारा प्लान सिर्फ इजरायल के कुछ सैनिकों को अगवा करने का था, लेकिन हमले से कुछ मिनट पहले ही हमारे चीफ ने प्लान बदल दिया और इजरायल में कत्लेआम का आदेश दे दिया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमास ने हमले की योजना बनाकर 2 साल तक इसकी तैयारी की। उसने ये हथियार गाजा की भूमिगत सुरंगों में जमा किए थे। हमास कमांडरों ने बम बनाने की फैक्ट्रियां बना रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हुए नक्शे भी बनाए। इसके बाद वो बहुत खुफिया तरीके से इजरायल की सीमा में दाखिल हुए और इसके बाद उन्होंने अपनी हैवानियत को अंजाम दिया। इस तरह के ग्रेनेड घरों में फेंके गए। जब घरों से लोग बाहर नहीं निकले तो इस तरह के ग्रेनेड फेंका गया और बड़े बड़े घर, जो कि नीरोज में बात करें, किफुसीम में बात करें, बेरी में बात करें, रेम में बात करें, वहाँ इस तरह के बड़े बड़े ग्रेनेड फेंके गए। और व्हाट इज दिस? These are grenades also? This is an RPG warhead. RPG warhead. With an attachment mechanism. Okay. In order to put in place on the tank, to attach it to the tank, and to just initiate it. तो घर में जब उड़ाना था, प्लीज वेट मिस्टर जी, जब घर को उड़ाना था तो इसे लगाते थे और इसे उड़ा दिया जाता था। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि इजरायल में घुसे हमास के हमलावर 500 आरपीजी, लगभग 200 आईडी और 1000 से अधिक AK-47 से लैस थे, जिनसे हमास के लड़ाकों ने अंधाधुंध हमला किया। इजरायल ने दावा किया है कि आरपीजी और छोटी मिसाइलें उत्तर कोरिया में बनाई गई थी। जो है लेकर आए थे हमास के आतंकवादी, सैकड़ों हजारों की संख्या में, ये नॉर्थ कोरिया में बना है। नॉर्थ कोरिया? Yeah, North Korea anti-person RPG. And Russian made? What is Russian made here? Over there we have RPG-7, originally made in the Soviet Union. आपको बता दें ये सोवियत यूनियन में बना है 80 के दशक में आरपीजी, मौजूदा रूस में नहीं, ये कहना है। What are these? This is RPG-7 VR, homemade by Hamas. You can ये find होम, it on YouTube. देखिए ये होममेड है, हमास ने बनाया है। तमाम जानकारी हमारे साथ दे रहे हैं। ये हमास का RPG-7 VR, ये अरबी में लिखा है। यही वजह है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कर इजरायल में मौत बांटने वाली नुकबा फोर्स का इजरायल ने सफाया कर दिया है। पहले हवाई हमला और अब ग्राउंड ऑपरेशन कर इजरायल ने हमास की नुकबा फोर्स की कमर तोड़ दी है। हमास की नुकबा फोर्स ने ही 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले को लीड किया था। ऐसे में इजरायली सेना लगातार इसके कमांडरों की तलाश में थी। इजरायल का दावा है कि नुकबा के टॉप कमांडरों ने ही 7 अक्टूबर को दक्षिण इजरायल पर हमला कर सभी को मार डालने और घरों को जलाने का फरमान सुनाया था। नुकबा फोर्स हमास की स्पेशल मिलिट्री यूनिट है। आरोप है कि अल कासम ब्रिगेड के साथ मिलकर नुकबा फोर्स के लड़ाकों ने भी इजरायल में कोहराम मचा दिया था। इसी वजह से इजरायल की सेना के निशाने पर स्पेशल मिलिट्री यूनिट के ठिकाने थे, जिन्हें ध्वस्त करने के लिए वो लगातार हवाई हमले कर रहा था। और अब जमीनी हमले में नचाबा फोर्स के कमांडरों का काम तमाम कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के सैनिकों ने एक जमीनी ऑपरेशन में नुकबा कंपनी कमांडर अहमद मूसा और नुकबा प्लाटून कमांडर अम्र अल हांडी को मार दिया है। नुकबा एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसमें शामिल लड़ाकों का चुनाव हमास के सीनियर कमांडरों की एक कमेटी करती है। इस फोर्स के लड़ाके दुश्मन पर घात लगाकर अटैक करने, सुरंगों के जरिए घुसपैठ करने, एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से हमला करने में माहिर होते हैं। दावा यह भी है कि नचाबा फोर्स के लड़ाके हमास के बड़े नेताओं को सुरक्षा देने का काम करते थे। अब इजरायल की सेना बहुत बेरहमी और क्रूरता के साथ हमास का सर्वनाश कर रही है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान गाजा पट्टी के लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। तो इजराइल गाजा युद्ध में अब परमाणु बम की एंट्री हो चुकी है। इजराइल के पास दशकों से परमाणु हथियार हैं, लेकिन इजराइल अरसे से अपने परमाणु हथियारों पर खुलकर बोलने से बचता नजर आया है। लेकिन अब यह दावा किया जाता है कि इजराइल का सिर्फ एक परमाणु बम गाजा की पूरी आबादी को भाप बनाकर उड़ा सकता है। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 1।
परमाणु हमले का विकल्प नंबर 2। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 3। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 4। गाजा में परमाणु हमले के इस चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प का इस्तेमाल अगर इजरायल ने किया तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर इजरायल गाजा की जंग में न्यूक्लियर अटैक का नंबर आ गया तो मिडिल ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। गाजा में अगर इजरायल ने परमाणु बम गिरा दिया तो पूरा का पूरा गाजा वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। गाजा में बिखरे मलबे में एक ऐसी आग लगेगी जिससे सब कुछ भाप बन जाएगा। उस परमाणु हमले के आगे इजरायल की तरफ से गाजा में हो रहे ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी कई ठोस वजह हैं। परमाणु धमकी नंबर 1। इजरायल के मंत्री अमिहाई एलियाहू ने गाजा पर परमाणु बम से हमला करने का भी विकल्प बताकर खलबली मचा दी है। परमाणु धमकी नंबर 2। इजरायली सांसद टाली गोटलिएव ने हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। परमाणु धमकी नंबर 3। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण किया है कि इजरायल ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन अपने मंत्री अमिहाई एलियाहू के गाजा पर परमाणु बम से हमला करने वाले बयान पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने गाजा पर परमाणु बम से हमले के विकल्प को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है अमियाही एलियाहू का बयान वास्तविकता पर आधारित नहीं है। मशहूर वेबसाइट इजरायल 365 के मुताबिक इजरायल ने परमाणु हथियारों को लेकर 1948 से ही एक पॉलिसी बना रखी है। उसी पॉलिसी को अमल में लाकर इजरायल ने दुनिया के सामने ना तो परमाणु हथियार होने की बात कबूली है और ना ही इससे इनकार किया है। ये बात अलग है कि हर कोई जानता है कि इजरायल के पास कई बेहद खतरनाक और एडवांस्ड न्यूक्लियर हथियार हैं। अब तक किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने यह नहीं माना कि इजरायल के पास एटमी हथियार है। इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नेतन्याहू ने भी गाजा पर परमाणु हमले के विकल्प को कोरी कल्पना करार दिया है। वहीं इजरायल के मंत्री के परमाणु हमले वाले बयान पर रूस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस ने कहा है कि इजरायल को अपनी न्यूक्लियर स्टेटस बतानी होगी, क्योंकि इजरायल के मंत्री का बयान कई सवाल खड़े करता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजरायल की तरफ से परमाणु धमकी आई है। हाल ही में गाजा युद्ध की शुरुआत के वक्त इजरायल के एक सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार करने की सलाह देने वाले इजरायली सांसद का नाम टाली गोटलिएव है। गोटलिएव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि हमास से निपटने के दौरान इजरायल को निर्दयी होने की जरूरत है। टाली गोटलिएव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, केवल एक विस्फोट जो मध्य पूर्व को हिला देगा, इस देश की गरिमा, ताकत और सुरक्षा को बहाल करेगा। ये प्रलय का दिन शून्य का समय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाली गोटलिएव ने इजरायल के जेरिको मिसाइल का जिक्र किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेरिको मिसाइल से इजरायल चाहे तो परमाणु हमला भी कर सकता है। इजरायल को लेकर दावा किया जाता है कि अपनी मिसाइलों के जरिए वो सिर्फ गाजा या फिलिस्तीन ही नहीं, मिडिल ईस्ट के किसी भी देश पर परमाणु हमला बोल सकता है। इजरायल की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती, आसमान को अपनी आग से जलाती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी। इजरायल के टारगेट पर सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। वहां की तस्वीर ठीक वैसी दिखेगी जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखी थी।
पूरी दुनिया को यह यकीन है कि इजरायल के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। माना जाता है कि इजरायल समंदर से लेकर जमीन तक से मार करने वाले परमाणु हथियारों से लैस है। लेकिन इसका ऐलान कर इजरायल अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगने देना चाहता। सवाल है, इजरायल ने दुनिया के सामने कभी ये क्यों नहीं माना कि उसके पास एटमी हथियार है? परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली एक एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे दो खास वजहें हैं। पहली वजह एनपीटी पर दस्तखत। अगर इजरायल ये मान लेता है कि उसके पास परमाणु हथियार है तो उसे परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने पड़ेंगे। दूसरी वजह यह है कि हो सकता है कि परमाणु हथियार छिपाने के जुर्म में इजरायल पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी जाए। तीसरी वजह जांच की आशंका है, क्योंकि अगर इजरायल ने परमाणु हथियारों की मौजूदगी की बात मानी तो उसे परमाणु ठिकानों को जांच के लिए खोलना पड़ेगा। यही वजह है कि इजरायल अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा नहीं करता। ऐसे में उसके पास कितने हथियार हैं, इसका आकलन लगाना मुश्किल है। लेकिन दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के पास करीब 90 परमाणु हथियारों का जखीरा है। इनमें से 30 ग्रेविटी बम हैं, जिन्हें लड़ाकू विमानों के जरिए निशाने पर गिराया जा सकता है। 50 परमाणु बम जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाए जा सकने वाले बम हैं। दावे के मुताबिक इजरायल 6 डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बियों से भी परमाणु हमला बोल सकता है। माना जाता है कि ये बम यरूशलेम के नजदीक एक सैन्य अड्डे की गुफाओं में मोबाइल लॉन्चर्स के साथ रखे गए हैं। हम आपको इजरायल के सभी परमाणु ठिकानों की सटीक लोकेशन बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इजरायल के न्यूक्लियर पावर से जुड़े रहस्य को जान लीजिए। FSA यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इजरायल के पास करीब 980 किलोग्राम प्लूटोनियम का भंडार है, जिससे वो 170 से 278 परमाणु बम बना सकता है। रही बात गाजा पर परमाणु अटैक, तो अगर परमाणु हमला करना ही हुआ तो इजरायल इसे अपने बड़े परमाणु बमों के बजाय छोटे परमाणु बमों से अंजाम देगा, जिसे हथियारों की भाषा में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है।